हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्वगासिया। आज हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेटिंग क्या होता है कंपनी एक्ट के मुताबिक, वो हम आज सीखने वाले हैं। उसके लिए हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है, एक कंपनी ली है। उसमें उसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है, उसको हम रीड करते हैं पहले तो। कि फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ विशाल लिमिटेड। अब हम ऐसा एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि विशाल लिमिटेड है ना, वो टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही है। टेक्सटाइल का यानी कापड़, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वो कहाँ पे है? सूरत में है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पूरा कापड़। सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी विशाल लिमिटेड की ऑन 31 मार्च 2015 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। यानी उसकी बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करनी है। अब सबसे पहले तो बैलेंस शीट कोई भी हो, उसके दो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो इक्विटी और लायबिलिटी है वो, और दूसरा पार्ट है असेट। कि कंपनी की लायबिलिटी कितनी है और कंपनी के पास असेट कितनी है। कंपनी को पैसे किसको कितने देने हैं और कंपनी के पास उसके कितने पैसे उसके पास है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कि डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे मोस्ट ऑफ असेट ही होती है, करंट असेट जो कैश होता है वो वहाँ पे होता है। क्रेडिट साइड पर हमें किसी को पैसे देने हैं, वो वहाँ पे दिया गया होता है पूरा। तो अब पूरा इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले दिया गया है एडवांस टू एम्प्लॉय। यानी जो विशाल लिमिटेड जो कंपनी है जो टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उसको उसने एडवांस दे दिए क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है। तो उसको खर्चा करने के लिए दे दिया कि उसका जो ओनर है बहुत ही काइंड नेचर का है, तो उसने एडवांस में एम्प्लॉय को 3 लाख रुपीज़ दे दिए। तो उसको हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? जो असेट साइड है, तो असेट साइड में करंट असेट 3 लाख रुपीज़ में उसको हम एंट्री करेंगे। तो पूरा यहाँ पे हम लिखेंगे अदर करंट, सॉरी, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, क्योंकि एडवांस दिया है एम्प्लॉय को। अब दूसरी एंट्री है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। यानी बैंक में पैसा है। विशाल लिमिटेड जो कंपनी है, बिजनेस करती है, उसके बैंक अकाउंट में कितने पड़े हैं? 3,14,320। उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? करंट असेट में ही हम उसकी एंट्री करेंगे। कहाँ पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश है और कैश जैसा है, वहाँ पे उसकी एंट्री हम करेंगे। तो ये हुई कैश की बात। अब है फर्नीचर एंड फिक्चर। यानी विशाल लिमिटेड जो कंपनी है, टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, सूरत में उसकी ऑफिस तो होगी, फैक्ट्री तो होगी। तो फैक्ट्री में जो फर्नीचर होगा, वहाँ पे जो कपड़ा बनता है उसको रखने के लिए जो भी होगा, तो फर्नीचर ऑफिस में लगाया होगा जो होगा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे। सो फर्नीचर एंड फिक्चर 7,50,000 है। तो वो नॉन करंट असेट है, यानी लॉन्ग टर्म असेट है। तो उसकी फिक्स असेट में, टेंजिबल असेट में उसकी एंट्री करेंगे। टेंजिबल असेट यानी कौन सी एंट्री? जिसको हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वैसी कोई भी असेट होती है उसको हम टेंजिबल असेट कहते हैं। यहाँ पे 48 लाख लिखे हैं क्योंकि उसमें दूसरी एंट्री है टेंजिबल असेट में, वो देखते हैं पहले। प्रीमाइसिस, यानी जो विशाल लिमिटेड जो कंपनी है ना, उसने अपनी जगह रख के रखी है कि इन फ्यूचर में हम वहाँ पे नई फैक्ट्री बनाएंगे। यानी अभी प्रीमाइसिस है, जगह है उसके पास। कितने की है? 41 लाख रुपये, 41,909,940 की जगह है पूरी। तो दोनों को मिलाकर, यानी वो टेंजिबल असेट ही हुई, उसको हम देख सकते हैं पूरी जगह को। ओके। सो टेंजिबल असेट में 48,59,950 लिखे है। उसकी नोट्स हमने यहाँ पे बनाई है। कहाँ पे? यस। जो टेंजिबल फिक्स असेट प्रीमाइसिस 41 लाख का, फर्नीचर 7,50,000 का, दोनों का टोटल 48,50,040। सो वो हमने फिक्स असेट में, टेंजिबल असेट में लिख दिया पूरा। अब नेक्स्ट एंट्री कि जो पैटर्न्स है, 10 लाख रुपीज़ का पैटर्न्स विशाल लिमिटेड के पास है। कि टेक्सटाइल में जो कापड़ बनता है, तो उसका जो पूरा पैटर्न उसने लिया हुआ है, उसने बनाया है पूरा। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपीज़ की
पैटर्न जो चीज़ होती है ना उसको हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, तो उसको वैसी एसेट को क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल एसेट। तो 10 लाख रुपीस उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। सो नॉन करंट असेट में फिक्स असेट के टाइटल के अंडर इनटेंजिबल असेट में हमें वो लिखना है। अब दूसरी बात है एंट्री जो है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, यानी जो विशाल लिमिटेड है कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड कंपनी है, उसके शेयर इश्यू हुए हैं। सो इश्यू करवाते वक्त उसको डिस्काउंट मिला है, कितना, 25,000 का उसको डिस्काउंट मिला। तो वो जो 25,000 है वो कहाँ पे हम लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट, यानी वो हमारी अदर नॉन करंट असेट हुई, यानी डिस्काउंट मिला है जो शेयर जो इश्यू करवाते वक्त। अब है ट्रेड रिसीवेबल, यानी जो विशाल लिमिटेड कंपनी है, टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, कापड़ का बिजनेस करती है, यानी ट्रेड रिसीवेबल, यानी कापड़ दूसरे स्टेट में उसको दिया है तो वहाँ से उसको पैसा आने वाला है इन फ्यूचर में, यानी पैसा आने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 3,66,240 रुपीज़। वो हम कहाँ पे लिखेंगे, करंट असेट में। यहाँ पे एक उसका पोर्शन है ट्रेड रिसीवेबल 3,66,340। सो उसको हमने एंट्री यहाँ पे कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री है एडवांस टैक्स। ये जो विशाल लिमिटेड कंपनी है ना, टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, सूरत में है, तो वो एडवांस टैक्स पे कर देती है क्योंकि उसको फ़ायदा होता होगा तभी तो करती होगी। सो 50,000 का उसने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। सो एडवांस में टैक्स पे कर दिया तो उसकी एंट्री वो कहाँ पे करेंगे, करंट असेट में, अदर करंट असेट, यानी वो करंट असेट होगी। एडवांस में पे कर दिया, पैसा है तो दे दो, कोई बेनिफिट हो रहा है तो दे दो, तो इस हिसाब से उसने एडवांस एंट्री कर करंट असेट में लिख दिया। अब 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, यानी जो विशाल लिमिटेड है ना, वो उसने ऐसा सोचा कि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो उसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमारा पैसा। सो 3,36,000 का उसने इन्वेस्ट किया, तो उसने 3,36,000 का इन्वेस्ट किया तो वो उसने करंट इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको हम करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट की टाइटल के अंडर 3,36,000 वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब है स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक जो पड़ा है, जो वो स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट करता है, तो अभी जो फिलहाल उसके पास स्टॉक में है वो कितना है, 3,55,600। तो वो करंट असेट के टाइटल के अंदर इन्वेंटरी में उसको हम लिख देंगे 3,55,600। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसका फॉर्मेट, जो कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो इम्पोर्टेंट होता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी और लाइबिलिटीज़, उसके अंदर टाइटल्स दिए गए हैं कि शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो ये सब टाइटल है, उसके अंदर सब टाइटल्स आते हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डिफेक्ट। सो ये सबको आप याद कर लो, आपके माइंड में ऐसे पूरा बिठा ही दो। हम जब 12th में थे, अकाउंटिंग में सीखते थे, तब हमारे जो टीचर थे ना, वो हमें बोला करते थे कि ये पूरा फॉर्मेट आप रट लो, मगज में डाल दो, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको इजी तरीके से आप उसमें बिठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि पूरी एंट्री जो देखी तो हमें पता चला कि वो कहाँ पे आती होगी, जो करंट असेट है, करंट असेट में किस टाइटल के अंडर में आती है। सो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक बार रिमेंबर कर लेना, याद कर लेना। अब जाते हैं क्रेडिट के और ट्रायल बैलेंस में। इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी जो विशाल लिमिटेड टेक्सटाइल का बिजनेस कर रही है सूरत में, उसकी इक्विटी कैपिटल कितनी है, 52 लाख रुपीज़ का उसका शेयर होल्डर फंड में, यानी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, तो उसको हम लिखेंगे शेयर कैपिटल के तहत 52 लाख रुपीज़, वहाँ पे हमने एंट्री की। अब है कैपिटल रिजर्व, यानी उसके पास पैसा पड़ा है, सेविंग है, सेविंग में भी ये कंपनी विश्वास करती है। सो 60,000 उसको हम कहाँ पे रखेंगे, रिजर्व्स में। अब यहाँ पे एंट्री में लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी सरप्लस क्या होता है, सरप्लस यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में से जो प्रॉफिट आता है, जो सरप्लस अमाउंट होती है, उसको हम
यहाँ पे लिखते हैं। तो रिजर्व 60,000 है। अब सरप्लस हमें ढूंढना हो तो कैसे, कि मैंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, तो उसमें से हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है 42,980। तो दोनों को हम प्लस करके 60,000 को और 85,100 को, सो कितना होता है 1,02,980। उसकी नोट मैंने यहाँ पे लिखी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 60,000 प्लस 42,000। सो दोनों को हम मिला के 1,02,980 आता है। अब लोन फ्रॉम SBI, यानी जो विशाल लिमिटेड है, टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, लोन में भी विश्वास करती है। पैसा नहीं था इसीलिए उसने SBI से पैसा लिया, कितना 8 लाख रुपए उसने SBI से लोन करवाई। तो वो कहाँ पे आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म है पूरी लोन, यानी लॉन्ग टर्म बोरोविंग में हम 8 लाख रुपीज़ वहाँ पे रखते हैं। अब प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, यानी वो विशाल लिमिटेड कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, वहाँ पे एम्प्लॉय भी काम करते हैं, तो उसके वेलफेयर के लिए उसने प्रोविज़न रखे हैं कि हम हमारे एम्प्लॉय के लिए ये सब मेडिकल जो फैसिलिटी उसको देंगे, हम वो करवाएंगे। तो उसके प्रोविज़न के लिए उसका फंड रखा है 6 लाख रुपीज़ का। तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 6 लाख रुपीज़। वो हमारी लाइबिलिटी है, उसे हमें देना है, किसको, एम्प्लॉई को। डन। अब प्रपोज डिवीज़न, तो उसने क्या, उसका मतलब क्या होता है कि जो विशाल लिमिटेड कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, पैसा कमाया है, तो उसने ऐसा अपने शेयर होल्डर को बोला कि हम आपको डिविडेंड देंगे, प्रपोज किया उसने। सो कितना 1,64,000 रुपीज़ का। तो वो हम लिखेंगे करंट लाइबिलिटीज़ में 1,64,000 शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, कि शॉर्ट टर्म के लिए उसने प्रोविज़न करा है। अब उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, यानी लोन में कंपनी बहुत विश्वास करती है, लॉन्ग टर्म भी लोन ली है, अब शॉर्ट टर्म लोन उसने भी ली है। तो कितनी है 4,90,200। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में वो हम लिख देंगे 4,90,200। डन। अब है अनपेड डिविडेंड, अभी डिविडेंड जो देना है वो दिया नहीं है, उसको देना है, तो वो एक लाइबिलिटी हो गई। तो कितनी है 64,800। तो वो कहाँ पे लिखेंगे, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के टाइटल के अंडर में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हमने देख लिया कि वो क्या होती है, सरप्लस अमाउंट होती है, कि जो प्रॉफिट हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पे 85,100 दिया गया है, वो 42,980 दिया गया है। अब आता है बिल्स पेबल, यानी जो विशाल लिमिटेड कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करती है, सूरत में है, तो उसने रॉ मटेरियल किसी से लिया है, यानी उसको अभी पेमेंट देना बाकी है। तो बिल्स पेबल यानी चुकाना बाकी है, तो लाइबिलिटीज़ हुई उसकी, उसको चुकाना बाकी है, तो वो कहाँ पे आएगा, ट्रेड पेएबल के अंडर में। ट्रेड पेएबल में 1,85,120 लिखा है। अब वहाँ पे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी जो विशाल लिमिटेड है ना, उसने किसी से पैसा भी उधार लिया है, जो क्रेडिटर्स है जो पैसा देते हैं, सो सन्ड्री क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसने पैसा लिया है। सो वो हमारी लाइबिलिटी हुई एक कंपनी की। तो 1,85,120, ये दोनों का अमाउंट प्लस कर दिया, 8,500 85,100 का, और प्लस 1,20,000 रुपीज़। इसका नोट्स मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल 1,85,120। सो ये हो गया, पूरी एंट्री हमने बैलेंस शीट में लिख दी। अब क्या करना है कि दोनों का टोटल करना है, यानी इक्विटी लायबिलिटीज़ का पूरा यहाँ पे हम टोटल करते हैं, तो कितना आता है, पूरा टोटल करेंगे तो 76,7,100 रुपीज़ आ रहा है। तो उतनी ही असेट हमारे पास होनी चाहिए, उससे कम नहीं ना उससे ज़्यादा नहीं, जितनी है उतनी ही। सो नॉन करंट असेट का, और यहाँ पे हमने
सम उसका किया 76,700 so this is all about balance sheet. Very simple sum था पूरा. So thank you. I hope you clear about this. Thank you.